ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करेंगे गाली की, फिसलती जुबान की, अमर्यादित भाषा की, और गाली के साथ साथ मैं बात करूंगा ताली की भी। यहां मॉरल साइंस का कोई मैं लेक्चर नहीं देने वाला हूं आज कि अरे जुबान कितनी बिगड़ रही है, नेताओं की कैसे कैसे बोल हैं, प्रधानमंत्री को मां की गाली दी जाती है दरभंगा में, वहां से यह विमर्श एक बार फिर शुरू हुआ। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में वो तो आंसू बहाते दिखाई दिए, टप 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 करके आंसू गिरने लगे। खुद पर हत्या का आरोप है। प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे थे किसी मां, किसी बहन, किसी पत्नी के शौहर को मार दिया। आंसू बहाए जा रहे हैं। और जो गाली दी गई वो तो भद्दी थी, उसकी कोई जगह नहीं है सभ्य समाज में। लेकिन जब दूसरों पर उंगली उठाओ तो कुछ उंगलियां आपकी तरफ भी जाती हैं क्या? कांग्रेस की विधवा से लेकर जर्सी गाय और बछड़ा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये शब्द भी इस्तेमाल किए गए थे। अब दूसरी तरफ से कहा जाएगा ये हो रहा है, ये एक मुकाबला हो रहा है राजनीति में कि मौत का सौदागर, खून का दलाल, रावण, न जाने कितने संज्ञाओं से, भद्दी गालियों से नवाजा गया प्रधानमंत्री मोदी को। पर बात प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है। दरअसल हर नेता, हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा आजकल गाली गलौज करने पर आमादा दिखाई दे रहा है। और दर्शकों, आप यानी कि आम जनता, वो भी तो ताली बजा रही है गाली पर। हिकारत भरी नजरों से नहीं देखा जा रहा है। तो गाली क्या चुनावी मुद्दा भी बन सकता है? चुनावी हार जीत भी गालियों के भद्देपन पर, अब मैं कड़वा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जितनी भद्दी गालियां उतने बेहतर चुनावी नतीजे। क्या हम उस ओर जाते दिख रहे हैं? अब भी, आज भी कुछ पलटवार किए गए। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी, हंसते हैं शूर्पणखा जैसे। अब यह शब्द पहले रेणुका चौधरी के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है, आप जानते हैं किसने किया। और सर काट देंगे, गला काट देंगे मुसलमानों का। गाली तो दी जा रही है उन्हें कि ये तो आईएसआई एजेंट है, ये तो आतंकवादी हैं। उनका गला काटने की भी बात की जा रही है और तालियां बजाई जा रही हैं। चटकारे लेकर लोग हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, जैसे बहुत बहादुरी का काम किया जा रहा है। जैसे संसद में एक समुदाय विशेष को बाकायदा गालियां दी गई। वो भड़वे, वो कटवे, वो मुल्ले, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, एक्सपंज हुए, लेकिन सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो दरअसल इस हमाम में, राजनीति के इस हमाम में सभी नंगे हैं क्या? और नंगों को देखकर हम भी ताली बजा रहे हैं क्या? यानी हम भी नंगे हो गए हैं क्या? तो आज मैं बात करने वाला हूं गाली की। गाली हमारे विमर्श का एक अहम हिस्सा बन गई है। जब से दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई, कोई सिरफिरा कार्यकर्ता था, वो कांग्रेस का है, वो बीजेपी का प्लांट था, यह बात भी अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन विमर्श शुरू हो गया और होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को गाली तो नहीं दी जा सकती, और खास उनकी मां को क्यों बीच में घसीटा जाए, जो स्वर्गवासी भी हो चुकी हैं। और आंसू भी बहाए गए। वो तस्वीरें आपने देखी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के आंसू बहा रहे थे। पर ताली एक हाथ से बज रही है क्या? ये गाली वाली ताली जो है, क्या एक हाथ से बज रही है? आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में थे, रायबरेली। मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के दिनेश प्रताप सिंह, लखनऊ प्रयागराज रोड है, वहां पर सड़क पर ही बैठ गए। और उन्होंने क्या कहा
सबसे बड़ी चोर का नाम इंदिरा गांधी, जो रायबरेली में चोरी करते पकड़ी गई और उनका चुनाव कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया। अब वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारे विपक्ष बुलंद कर रहा है, तो हमें चोर कहोगे, हम भी चोर कहेंगे। चोर के नाती तुम मुझे रायबरेली के लोगों को चोर सिखाने आए हो। एक मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, तू तड़ाक हो गया है शुरू। फिर कभी 55 साल की सेवाओं के बदले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वोट नहीं मांगा। जब भी वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, दादी के नाम पर दे दो, पिता की लाश लेकर खड़े हो जाएंगे। पिता की लाश लेकर आतंकवादियों ने मारा था, पिताजी के नाम पर दे दो। और अब अगली बात सुनिए, जब मोदी अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है, संस्कारी है ये मंत्री बहुत, प्रधानमंत्री को भी तू तड़ाक ही कर रहे हैं, उनके ही शिखर पुरुष उनकी पार्टी के। तो प्रियंका गांधी बिहार में जाके हा 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 हंसती है। मैं सुना भी सकता था, पर मैं फालतू तवज्जो नहीं देना चाहता इस मंत्री को। जैसे शूर्पणखा हंसती थी, कभी राक्षस जैसी हंसती है। शूर्पणखा शब्द इस्तेमाल किया गया था रेणुका चौधरी के लिए भी, संसद में ही प्रधानमंत्री ने किया था। तो यथा राजा तथा प्रजा भी हो रहा है क्या? और इसमें ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई दूध की धुली है। मां की गाली से पहले भी बहुत सारी गालियां दी गई प्रधानमंत्री मोदी को, लंबी फेहरिस्त है। मौत का सौदागर कहा गया, सोनिया गांधी ने कहा। भस्मासुर, जयराम रमेश ने कहा। जहर की खेती कर रहे हैं, सोनिया गांधी ने कहा। खून की दलाली, राहुल गांधी ने कहा। मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा। जहरीला सांप, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। पर बीजेपी की तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया, खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, बछड़ा कहा गया राहुल गांधी को। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर के बारे में कहा गया। नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठे। नीतीश कुमार ने बाकायदा चिट्ठी लिख मारी थी कि मेरी माताजी वो तो सार्वजनिक जीवन में थी भी नहीं, उनको क्यों घसीटा जा रहा है। पर यहां फ्री फॉर ऑल हो गया है क्या? WWF चल रहा है क्या गाली का भारत में, राजनीति के नाम पर? यह भी तो अपने आप में सवाल है ना। नाना पटोले कहते हैं बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। कुत्ता बनाया जा रहा है। अभी मोहन यादव का बयान आया है, कांग्रेस वाले कुत्ता पालते हैं, गाय पालनी चाहिए। बीजेपी वाले कुत्ता पालते ही नहीं, या कुत्ता पालने वाले दरअसल कुत्ते हैं, अब यह कहा जा रहा है इशारों इशारों में। अभी ताजा ताजा बयान आया है मोहन यादव का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का। और संसद में कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल हुए। रमेश बिधूड़ी ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो मैंने शुरुआत में ही बोल दिए हैं, दोबारा दोहराना मैं जरूरी नहीं समझता। पर उनको कोई खेद प्रकट करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए नहीं कहा गया। जैसे साध्वी निरंजन ज्योति को 2014 में ही मंत्री बनी, भाई वो रामजादे हरामजादे जैसे शब्द इस्तेमाल कर रही है। हम रामजादे हैं, बाकी क्या हुआ? और इसी के चलते क्या छुटबैये नेताओं के हौसले बुलंद होते हैं। अब सीटी रवि है, एक एमएलसी है बीजेपी का, कर्नाटक में, नाम भी नहीं सुना होगा आपने। वो मद्दूर में था, 100 किलोमीटर की दूरी है बेंगलुरु से। गणेश विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, पवित्र मौका। वहां क्या कह रहे हैं, कह रहा है, मैं इतना सम्मान क्यों दूं ऐसे व्यक्ति को। वहां पर ये सीटी रवि क्या कह रहा है, मुसलमान बम लगाते हैं, इनको तो हम ISI कहते हैं, हिंदुओं को चुनौती दोगे तो सर काट दूंगा। एक महिला मंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी 2024 में, कोई कार्रवाई नहीं होती। दोनों तरफ ऐसा ही है, तू डाल डाल में पात पात। और इसमें अब आपको मैं दरअसल एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताने वाला हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा।
भारत में, हमारे देश में, संस्कारी देश, सबसे पुरानी सभ्यता की ताल ठोकते हैं हम कितने असभ्य हो गए हैं। उसकी एक वानगी आपके सामने अब मैं पेश करता हूं। 2024 में, पिछले साल 1165 नफरती भाषण हुए। यह हेट लैब वॉशिंगटन डीसी की रिपोर्ट है, सोर्स भी बता रहा हूं। यानी कि रोजाना औसतन 3 नफरती भाषण। इनमें 1165 में 1147 मुसलमानों के खिलाफ, सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ 98.5% नफरती भाषण। किसने दिए होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में 931 नफरती भाषण हुए, 80% भाषण बीजेपी शासित राज्यों में। विपक्षी शासित राज्यों में 234, 20%। अब खास बात, एक और आंकड़ा, इस पर गौर कीजिए। 2023 में नफरती भाषणों की संख्या 668 थी, 2024 में ये हो गई 1165, 74.5% का इजाफा, 75% मोटा मोटा पकड़ लीजिए का इजाफा। यानी कि चुनाव आते हैं तो हम नफरती भाषण देने लग जाते हैं, गालियां देने लगते हैं। तो दरअसल ये आप पर, मुझ पर भी एक टिप्पणी है क्या दर्शकों? हम गाली जो दे रहा है उसके लिए ताली बजाते हैं, उसको वोट डालते हैं क्या? इसलिए हौसले और बुलंद होते हैं और बेलगाम होते जा रहे हैं हमारे नेता या हमारा समाज, हम भी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, अब आपके स्क्रीन पर, गाली पर हल्ला बोल, नेताओं के बिगड़े बोल और खुल्लम खुल्ला गाली जनता यानी कि आप और मैं बजाएं ताली। और गाली में भी अपने अपने चश्मे से कोई गाली दे दी जाए तो उसको कैसे परोसा जाना है, दोनों तरफ की गालियां खुलकर सामने, आईना वो अक्स राजनेताओं को दिखाने को तैयार नहीं है मीडिया भी, हम भी सहभागी हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, जेडीयू अहम घटक है, उनके युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, मलूक नागर हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। कांग्रेस की तरफ से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर रविकांत पहली दफा मेरे कार्यक्रम में आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार, किताब लिखी है कसारी मसारी, और किताबें भी लिखी हैं, पर ये जब आप आते हैं कोई ना कोई राजनीतिक कसारी मसारी चल रही है। अब गालियों की कसारी मसारी हो रही है। मनोज राजन तो बड़े संस्कारी मंत्री हैं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय आपके दिनेश प्रताप सिंह शूर्पनखा हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, इंदिरा गांधी चोर थी, राहुल गांधी चोर के नाती हैं, बहुत संस्कारी हैं मंत्री। देखिए संदीप जी, किसी भी जनप्रतिनिधि को और खास करके सार्वजनिक जीवन में काम करने वाली को मनभेद ठीक नहीं है, मतभेद होना चाहिए। मतभेद वैचारिक समानता नहीं हो सकती है, वैचारिक रूप से तालमेल नहीं है, वो तो चलेगा, लेकिन किसी पर किसी भी इस तरह के ओछी बातें करना, इसको न समाज स्वीकारता है और न कोई स्वीकारता है, न कोई इसको मान्यता देता है। दिनेश प्रताप सिंह से कहा जाएगा कि क्षमा याचना करें, खेद जताएं, आगे की जैसी भाषा इस्तेमाल की है। अच्छा, अभी पेंच आने वाला है। अच्छा, पहले आपने मॉरल लेक्चर दिया, आप पेंच बताएंगे, बताइए बताइए। ये आपको लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है समझना तो ये है कि
जिसके रक्त में डीएनए में ही शासन करना होता है, ऐसे लोग अपने उस सत्ता की भूख के लिए कुछ भी कहीं किसी स्तर पर जा सकते हैं। इसका पूरा एक लंबा चौड़ा इतिहास है। अच्छा। और ये देश और समाज जानता है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया है, मौत से सौदागर तक लेके नीच और छोटे जाति और कुल में पैदा होने वालों तक की, और ये जर्सी गाय, डीएनए की बात, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, ये शब्द भी इस्तेमाल हुए। उनको भी तो याद रखना होगा। जब भी हम विश्लेषण या विवेचना करें तो दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। बिल्कुल देखने पड़ेंगे, लेकिन अब आगे की बात जरा सा समय देंगे तो मैं पूरी करूंगा जी। लंबे समय तक इस देश में केंद्र से लेके विविध राज्यों में देश की इकलौती और बड़ी पार्टी एक परिवार के द्वारा संचालित लगभग 6 दशक 60 वर्षों तक राज करने के कारण उसको केवल देश को जागीर समझने का अभ्यास है। अच्छा। उसके कारण वो किसी हद तक जा सकते हैं और किसी रूप में वो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए उनको किसी भी तरह से तो मतलब दिनेश प्रताप सिंह ने जो कहा, कहना नहीं चाहिए सभ्य समाज में, पर वो ठीक आईना दिखाया है कांग्रेस को, आप ये कह रहे हैं? लब्बो लुबाब ये हुआ? नहीं संदीप जी, इसको इस तरह से ना देखा जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को कह रहा हूं कि दिनेश जी ने किन संदर्भों में कहा और अच्छा, कैसे कहा, जैसे नहीं ये अभेदान दे दिया जाएगा आपने, क्योंकि क्षमा या खेद जताने की बात। सुनिए ना, सुन तो लीजिए संदीप जी, सुन तो लीजिए ना। कर्नल सोफिया कुरैशी याद है ना? याद है ना? या याद दिलाऊं, ऑपरेशन सिंदूर में विक्रम मिस्री के साथ दाएं बाएं बैठ के सेना के पराक्रम की पूरी जानकारी दिया करती थी। उनको वो अपने आप को कुंवर बताता है। अब यहां थोड़ी तू तड़ा करने पर मैं मजबूर हो रहा हूं, क्योंकि जो संस्कारी नहीं। अब देखिए, अरे सवाल तो बताया ही नहीं, सवाल पूछा नहीं, दर्शकों को पूरी जानकारी दी नहीं, असहज होने लगे। विजय शाह के मसले को बताना है। विजय शाह, हाँ, आतंकवादियों की बहन थी, आज तक मंत्री बना हुआ है ना वो विजय शाह, बना हुआ है ना मंत्री, दिया हुआ है ना आपने आवेदन। संदीप जी बताना पड़ेगा। हाँ बताइए ना। केवल देश की इकलौती ऐसी यह पार्टी और यह संगठन है जिसके सामने जिस तरह से विजय शाह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगा, अच्छा, वीडियो जारी किया, अच्छा, और इस बात को बहन के पास जाके हाथ जोड़ के और सभी तरह से याचना की है। और गलती, जैसे रमेश बिदुड़ी ने भी स्वभाव है, गलती होती है, दानिश अली से माफी मांग ली थी, या सदन में माफी मांगी गई, या वो साध्वी निरंजन ज्योति रामजादे और रामजादे वो तुलना कर रही थी, उन्होंने माफी मांग ली थी। संदीप जी जरा सा काउंटर ले लीजिए राज परिवार से। राज परिवार में रसूख परिवार को जरा देख लीजिए। उनके यहाँ वो तो जो खाता ना वही बोल दिए वही सब सही। उनको केवल गुलामी की, लोगों को गुलाम रखने और पार्टी में भी उसी परंपरा को बनाए रखने के अलावा उनके यहाँ है क्या? उनके यहाँ माफीनामा उनके जैसे लोगों पर है नहीं है। आप अलग हैं, यू आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई शुरू से देते आए। जब मैं अपना ये पत्रकारिता का जीवन शुरू कर रहा था तो दो चीज़ों के बारे में बीजेपी बड़े गर्व से कहती थी, वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, हम अलग हैं, और चाल चरित्र चेहरे की दुहाई। पुरानी बात हो गई क्या? स्वीकृति दिया है, देश ने उसी की स्वीकृति दिया, मान्यता दिया है। और इसी के लिए जन सेवा है, उद्देश्य जन सेवा है, विवाद सेवा नहीं है, सत्ता सेवा नहीं है, राज परिवार जैसा बन के नहीं रहना है। समाज के बीच में जन सेवा के लिए राजनीति है बीजेपी के पास। बीजेपी को राज नहीं करना है, सेवा करना, इसी भाव से काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, सभी के सम्मान को करते हुए कार्य करना है। यदि किसी कारण से कुछ आता है इस तरह की बातें, उसके अर्थ और निहितार्थ। हाँ, वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, वो बोले थे ना, सुन ले ओवैसी कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा औरंगजेब की पहचान पर। देखिए, ओवैसी का बड़ा सम्मान है, ओवैसी का बहुत सम्मान है। कुत्तों का भी बड़ा सम्मान करते हैं आप। नहीं, अभी वो मोहन यादव कुत्ता बता रहे हैं कांग्रेस को कि कुत्ते पालते हैं, गाय पालनी चाहिए। बीजेपी वाले तो कुत्ते पालते ही नहीं भाई, कुत्ता तो मैं भी पालता हूं घर में, तो मैं कुत्ता हो गया। औरंगजेब का मसला आएगा, बाबर का मसला आएगा तो बोला जाएगा, बताया जाएगा और समझाया जाएगा इस तरह से। ओवैसी का सम्मान है, ओवैसी भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं लोकतंत्र में और इस देश के सबसे बड़े सदन के सदस्य हैं। उनका मान सम्मान भरपूर है, होना भी चाहिए। अच्छा, सम्मान है, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। प्रोफेसर रविकांत, ये ताली एक हाथ से तो बज नहीं रही।
किसका पुट ज्यादा है, या ये हल्ला बोल हो चुका है गाली पर और सबके बोल बिगड़ चुके हैं? बहुत शुक्रिया संदीप जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय बुरी तरीके से फंसी हुई है। जब से राहुल गांधी जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है पूरे देश में, उसकी अनगूंज है। बिहार में इनके हालात बेहद कमज़ोर हैं और अभी तो एक ही बम फूटा। आज रायबरेली में ये जो दिनेश प्रताप सिंह जी जो भाषा बोल रहे हैं, वो दरअसल हाइड्रोजन बम के पहले का डर है, ये खौफ है ज़्यादा है इस समय। लेकिन ये वो पार्टी के लोग हैं। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में भी ले पहले चोर पर ही रहते हैं कि दिनेश प्रताप सिंह ने गलत RSS इस्तेमाल किया। आप वोट चोर गद्दी छोड़ नारा लगाएंगे तो जो उन्होंने उदाहरण दिया, भाई इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त किया था ना, चोरी हो रही थी, गलत इस्तेमाल हो रहा था। यशपाल कपूर उनके चुनावी एजेंट हो नहीं सकते थे, वो सरकारी मुलाजिम थे, गड़बड़ झाला कर रही थी, तो वोट चोर तो वो भी हो गई। तो चोर वो भी, चोर ये भी, तेरा चोर मेरा चोर, अलग अलग परिभाषाएं हो जाएंगी क्या? नहीं, कतई नहीं। उस जो भी जजमेंट आया उसके बाद क्या परिस्थितियां बनी, इस देश की जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी को नकार दिया उस इलेक्शन के बाद, और फिर 1980 में उनको दोबारा से इस देश के जनमानस ने चुना। ये उनकी जीत थी। और जिन लोगों ने उन पर जो आरोप लगाए थे, अब वो डिटेल में हम लोग बीजेपी नहीं को भी जा तो सकते। चुना है ना, कि तीन जो बार चुन दिया श्रीमती बीजेपी इंदिरा को। आप गांधी वोट ने चोर बैंकों का कहते राष्ट्रीयकरण रहे। किया अगर था। जनादेश ये आरोपों को खारिज कर देता है, इंदिरा गांधी के मामले में तो खारिज हो जाते हैं, बीजेपी के मामले में भी। नहीं, मैं जिस बात को कह रहा हूं कि तकलीफ किसको हो रही थी और वो कितना बड़ा आरोप था, ये आप बखूबी जानते हैं, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। वो कितना बड़ा आरोप था इंदिरा जी के ऊपर। और अब जब सरेआम वोट चोरी पकड़ी गई है, कर्नाटक के महादेवपुरा का विधानसभा का उदाहरण दे दिया राहुल गांधी जी ने, पूरी बीजेपी हिली हुई है। और जिस व्यक्ति ने, इसको कोई भी नहीं पसंद कर सकता कि किसी ने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, कोई डिफेंड नहीं कर सकता। उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई, उसके साथ कार्रवाई हुई। पर सिलसिला तो पुराना है ना। आप प्रधानमंत्री मोदी के बयानों का हवाला देते हैं तो मौत के सौदागर से लेकर भस्मासुर, जहर की खेती, खून की दलाली, नीच, जहरीला सांप, ये सारी गालियों से नवाजा है ना आपने प्रधानमंत्री मोदी को। वो तो कर्नाटक के चुनाव में 109 गालियों की फेहरिस्त लेकर भी घूमे थे, बाकायदा गिनवाई थी। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि 2.5 किलो गालियां हम रोज खाते हैं और उससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ता है। अब ये जो रुदन है वो रुदन क्यों है? क्योंकि चोरी पकड़ी गई है। और अभी तो हाइड्रोजन बम आया है, आने वाला है, उसके बाद क्या होगा? लेकिन संदीप जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलना चाहता हूं। ये जो गालियों की, ये गाली आज का नहीं है। ये जो समाज है, उस समाज में जो मनुवादी व्यवस्था है, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उन्होंने गालियां बनाई हैं। और ये गालियां किसके खिलाफ हैं? इस देश में महिलाओं के खिलाफ, इस देश में दलितों के खिलाफ। ये जो गालियां दी जाती रही, एक पूरा समाज सदियों तक उससे प्रताड़ित रहा, उससे अपमानित होता रहा। तो और ये दोनों तरफ से हो रही है ना प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर रविकांत, मैं ये कह रहा हूं, ये इस हमाम में सभी नंगे हैं ना। सत्यदेव कटारे आप ही के नेता है ना, वो कह रहे हैं जब तक महिला तिरछी नजर से नहीं देखेंगी तब तक पुरुष उसे नहीं छोड़ेगा। वो जैसे मुलायम सिंह यादव, अभी राजकुमार भाटी उस पर देंगे सफाई कि भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है। बलात्कार पर ऐसे बयान दिए गए थे ना। अजय राय क्या कह रहे थे स्मृति ईरानी के बारे में? अमेठी में लटके झटके दिखाने आती हैं, लटके झटके दिखाने आती हैं। वो देश की मंत्री रह चुकी हैं, राहुल गांधी को हरा चुकी हैं अमेठी से।
नहीं, मैं वही कह रहा हूं, कभी क्या कांग्रेस पार्टी ने उसको एंडोर्स किया क्या, बाकायदा क्रिटिसाइज इनको किया बाहर गया? निकाला लेकिन क्या? मैं आपको थोड़ा पीछे यही ले बीजेपी कह ये देगी फिर वो तो। संस्कारी लोग हैं जिन्होंने इस देश में जो राजनीति की मर्यादा का पुरुष था, जो राष्ट्रपिता गांधी, उसको गोलियां मारी थी, 3 गोलियां। ये वो लोग हैं। जब वोटिंग राइट दिया जा रहा था इस देश के सभी लोगों को, केवल पागलों को छोड़ करके सार्वभौमिक मताधिकार किया जा रहा था, तो गोलवलकर ने क्या कहा था कि भेड़ बकरियों को यह मताधिकार दिया जाएगा। वो गाली नहीं थी क्या? और भेड़ बकरी तो कौन मतलब थे? तेरी सब गाली जानते हैं कि मेरी इस देश गाली के जो दलित वही हैं, कहानी जो पिछड़े खत्म हैं, हो रही जो है क्या? ठीक है आदिवासी हैं, प्रोफेसर साहब, उनको गोलवलकर भेड़ अभिषेक बकरी झा कह को रहे हैं। लाइए स्क्रीन पर। अभिषेक, ये अभी तो एक बम फोड़ा है, हाइड्रोजन बम आने वाला है, तो गाली को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। रो रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की, अरे प्रधानमंत्री की मां को कैसे गाली दे दी, कैसी भद्दी भाषा। गाली तो सब दे रहे हैं ना। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गाली का विमर्श शुरू हो गया है क्या? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है संदीप जी, और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब ऐसे मुद्दों पर हम सब बैठ करके डिबेट भी करते हैं। ये गांधी का देश है, और गांधी के देश में आप जानते हैं कि अहिंसा की बात होती है। लोकतंत्र में विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रधानमंत्री को कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है, आम जनमानस के लोग हों, विपक्ष के साथी हों, या आप मीडिया के साथी भी बहुत बेहतर तरीके से उनसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जिस तरह की पद्धति अख्तियार की जा रही है, मैं इसमें किसी पार्टी विशेष को कैटेगराइज करके नहीं कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि किसी भी संवैधानिक और सामाजिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को इन बातों का खासा ख्याल रखना चाहिए कि उनके आचरण, उनके शब्दों से उनकी मर्यादा किस तरह से तार-तार होती है, और समाज में क्या संदेश जाता है। अगर आपकी बात ठीक समझ रहा हूं अभिषेक, अगर मैं आपकी बात ठीक समझ रहा हूं, थोड़ा इशारा, वो डीएनए पर सवाल उठाए थे नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार ने कहा मेरी मां को क्यों लेकर आ रहे हो भाई बीच में। बाकायदा चिट्ठी भी लिखी थी, प्रधानमंत्री को ही लिखी थी ना। इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है, हम चाह करके भी उसको बदल सकते हैं क्या संदीप जी? नहीं बदल है ना, ये दर्ज है ना। गलत बिहार की आत्मा और अस्मिता पर किसी प्रकार का चोट नहीं है भाई। मैं वही बात तो आपसे कह रहा हूं कि बिहार की आत्मा और अस्मिता पर अगर किसी भी माध्यम से, किन्हीं के भी द्वारा, किसी भी कालखंड में किसी प्रकार की कोई चोट की गई हो, तो हमने प्रतिकार किया है, अपनी बातों को कहा है। जो बातें हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जो बयान हैं वो भी दर्ज हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किनारा कर रहे हैं। हमने शुरू से कहा है कि हमें इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद हैं। हम नीतीश कुमार जी की पार्टी से आते हैं। हम जेपी, लोहिया, कर्पूरी, गांधी जी और बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो मानते हैं कि नीतियों का विरोध करते हुए किसी हद तक जाना हो जाइए। तो मुझे एक चीज समझाइए, जो ये आंकड़े हैं, कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए। नहीं करना चाहिए, वो बात सही है। लेकिन कुल नफरती भाषण 2024 में 1165 थे, जिनमें से 1147 मुसलमानों के खिलाफ। 98.5% मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण, और ये चुनावी साल था। ये संयोग है या ये दरअसल प्रयोग है? ये राजनीतिक प्रयोग होता है, लोगों को भड़काया जाता है, गाली के जरिए ध्रुवीकरण किया जाता है। संयोग हो या प्रयोग हो, इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, किसी भी परिस्थिति में ऐसी चीजों की तरफदारी नहीं हो सकती है। मैं मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। दल विशेष की बात नहीं। संयोग हो या प्रयोग हो, या संयोग नहीं, ये प्रयोग है चुनावी साल में, इसीलिए 74.5% इजाफा हो जाता है गालियों में। प्रयोग, अगर ये प्रयोग भी है तो इस तरह के घटिया प्रयोग करने वाले जो भी लोग किसी भी पार्टी के हों, किसी संगठन के हो, इंडिविजुअली करते हो, उन पर कठोरतम कार्रवाई हो, हम इसके पक्षधर रहे हैं। और आपने देखा है कि बिहार में जिन लोगों ने किसी भी समय में, किसी परिस्थिति में अगर सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को खराब करने का प्रयास किसके खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई है? हुआ है किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? रामजादे, हरामजादे, वो कटवा मुल्ला, और न जाने कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल हुए। संसद में कुत्ता बताया जा रहा है किसी को। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? संसद
जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार की सरकार में हमारी पार्टी अहम भूमिका निभाती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग सलाखों के पीछे हैं, कहिए तो मैं अगली डिबेट में आज ही आपको पूरी फहरिस्त भेज दूं। नहीं, एक वो विजय शाह नाम का अपने आप को कुंवर कहता है, मंत्री बना हुआ है मध्य प्रदेश में, हमारे देश की वीर, और उनका तो परिवार फौज में रहा है, कर्नल सोफिया कुरैशी, उसको आतंकियों की बहन बता देता है और मंत्री बना रहता है। सही है क्या? नहीं, हमने तो इस बात की कड़ी निंदा की थी और हमने कंडेम भी किया था। मंत्री महोदय ने अपनी बातों को एक्सप्लेन किया, माफी मांगी, लेकिन कानूनन जो प्रक्रिया होनी चाहिए, आपने देखा है कि बहुत तरह की नोटिस भी उनको गए हैं, कानूनी जो भी प्रक्रिया 2 साल की सजा हो जाती है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, सांसदी चली गई कि एक समुदाय को चोर कह दिया, यहां तो उससे ऊपर जा रही है बात। नहीं, तो हम तो उसके पक्षधर हैं संदीप जी, पक्षधर नहीं है, पक्षधर तो नहीं है, पर करें तो क्या करें? मतलब गाली अब हो रही है तो क्या करें, और जनता भी ताली बजा रही है राजकुमार भाटी, तो क्या करें? आप लोगों की मजबूरी है, अब राजनीति भी करनी है, चुनाव भी जीतना है। संदीप जी, जो देश की राजनीति में भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, वो सचमुच चिंता की बात है, और देश के हर जिम्मेदार नागरिक को इस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए। लेकिन ये भी एक सच है कि इस स्तर को गिराने में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका सबसे ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जब प्रधानमंत्री तक निम्न स्तर की भाषा प्रयोग करते हैं तो वो पार्टी सबसे ज़्यादा उसके लिए जिम्मेदार है। अभी आपने एक आंकड़ा बताया कि 1165 कुल नफरती भाषण हुए, जिनमें 1143 मुसलमानों के खिलाफ हुए, 47 हाँ मुसलमानों को गालियां दी गई। तो वो किस पार्टी के लोग रहे होंगे? एक ही पार्टी मुसलमानों को गाली देती है। दूसरी बात, मेरे पास एक और आंकड़ा है, ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कुल 173 भाषण दिए टोटल, जिनमें 110 में मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणियां प्रधानमंत्री ने की, नरेंद्र मोदी जी ने। जिस पार्टी का प्रमुख और जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी घटिया भाषा बोलता हो, तुम्हारी भैंसें चुरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, 4 कमरे का मकान है तो 2 कमरे छीन लेंगे। ये ह्यूमन राइट वॉच वाले कहाँ हैं? ये कौन सा एनजीओ है? इनके पेट में दर्द हुआ रहता है। क्या उम्मीद सरकार कहती है, सरकार कह रही है ये तो भारत में अस्थिरता लाने और इस तरह की अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। कुछ ये और काम, एंटी इंडिया गैंग है, ये कुछ और काम गलत कर रहे होंगे वो, लेकिन ये जो आंकड़ा, इसे कोई चैलेंज करे? इसे बीजेपी के लोग चैलेंज करें कि प्रधानमंत्री ने 110 भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला था। दूसरी बात, आपने शो के शुरू में कहा कि पीएम की मां को गाली नहीं देनी चाहिए, तो क्या बाकी लोगों की मां को देनी चाहिए? और पीएम की मां को गाली देने का जो वीडियो आ रहा, जो आवाज़ आ रही है एक, उसमें आदमी दिखाई नहीं दे रहा कौन दे रहा है। बहुत दुर्भाग्यजनक है, मैं शर्मिंदा हूँ, ऐसे शब्द नहीं बोले जाने चाहिए थे। उनकी माँ हमारी माँ है, सबकी माँ का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस दिन एक टीवी शो के ऑन एयर शो में, चलते हुए शो में, बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता को माँ की गाली दे रहे थे, चलते शो में, सबने सुना, पूरे देश ने सुना। प्रेम शुक्ला ने सुरेंद्र राजपूत की माँ को गाली दी थी। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने उस दिन 2 शब्द बोल दिए होते कि माँ माँ होती है, माँ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, से आवेदन दिया जाता है, तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री संवेदनशील है, बोलेंगे, इनको खुली छूट दी जाती है। क्या ये दोनों तरफ हो रहा है क्या? नहीं, दोनों तरफ नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, सारी चीजों पे आ रहा हूँ, मैंने पॉइंट नोट किए हैं। नहीं, एक पॉइंट पे रानी लटके झटके दिखाने आती हैं। मैं अजय राय कह रहे हैं, इरफान अंसारी कांग्रेस विधायक हैं कि जामताड़ा की सड़कें हैं वो कंगना रनौत के गालों जैसी बना देंगे। संदीप जी, आपने 4-5 उदाहरण दिए कांग्रेस के। एक नेता ने कहा था मोदी जी के लिए कि ये बहुत नीच आदमी है, वो घटिया बयान था, वो गाली की श्रेणी में आता है। बाकी जो राजनीतिक मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं, वोट चोर कह देना, मौत का सौदागर कह देना, खून की दलाली कह देना, जहर की कह देना, क्या ये गाली नहीं है? शूर्पणखा कह देना हमने खूब सुना है। इंदिरा जी के खिलाफ, खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो इंदिरा के खेल। हम उस समय कक्षा 6-7 में पढ़ते थे, 75-76 में खूब नारे लगते थे। कभी नहीं कहा गया कि ये गाली है। राजनीतिक मुहावरे, राजनीतिक भाषा अलग होती है। और जो बीजेपी के लोग प्रयोग करते हैं, बीजेपी के लोग नाम ले लेकर जो गाली देते हैं, तो वो लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा? वो भाषा आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया है राजकुमार भाटी पर, वो लक्ष्मण रेखा कौन तय करेगा? वो तो साफ दिखाई देता है, वो तो साफ सुनाई देता है कि ये राजनीतिक भाषा बोली जा रही है
या व्यक्तिगत गाली गलौज की जा रही है। अब मैं आप देखिए कि बीजेपी के लोग किस तरह की भाषा बोलते हैं। उन्होंने अश्विनी चौबे ने कहा लालू यादव और नीतीश कुमार रंगा बिल्ला हैं। तो ये भी तो सोनिया जुमला गढ़ा जा रहा है, सोनिया राजनीतिक एक गांधी मुहावरा गढ़ा- पूतना है, सोनिया गांधी पूतना है। ये अश्विनी चौबे का। गिरिराज सिंह कह रहे हैं गोरे रंग के कारण सोनिया गांधी को कांग्रेस का प्रमुख चुना गया है। इस तरह की भाषा जो बोली जाती है, ये अब भाषा वही तो मैं कह रहा हूं, आपके हिसाब से ये गाली है। दूसरा कह दे कि ये तो मुहावरे हैं, ये ऐसे इस तरह के शब्द इस्तेमाल। भाई भस्मासुर कह दिया, मौत का सौदागर कह दिया, उसमें आपत्ति नहीं, तो इसमें आपत्ति कैसे करें फिर राजकुमार भाटी? जहर की खेती करना। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्या जहर की खेती नहीं कर रहे इस देश में? नफरत की खेती नहीं कर रहे? देश के बारूद की खेती नहीं कर रहे? क्या इनकी भाषा, इनके आचरण ऐसे नहीं होते हैं जो समाज के अंदर नफरत फैलाते हैं, एक वर्ग के खिलाफ विद्वेष भरते हैं लोगों के दिमाग में, लोगों को भड़काते हैं और उनकी परिणति सांप्रदायिक दंगों में होती है? तो कौन सा शब्द हम प्रयोग करें? क्या ये जहर की खेती नहीं है? लेकिन ये गाली तो नहीं है, ये उनके राजनीतिक आचरण को हम स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह की भाषा एक अलग भाषा होती है। लेकिन व्यक्तिगत जो टिप्पणी की जाती हैं, वो गर्लफ्रेंड, कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड बताई थी मोदी जी ने, दीदी ओ दीदी, वहाँ जाके जो पश्चिम बंगाल में मोदी जी बोल रहे थे, दीदी ओ दीदी ये स्कूटी वहीं जाके पलटेगी सिंगूर में जाके स्कूटी पलटेगी दीदी। ये भाषा नफरत की भाषा है, ये भाषा गाली गलौज की भाषा है। और भाषा के स्तर, संसद के अंदर इनके एक सांसद ने जो एक मुस्लिम सांसद के लिए जो शब्द बोले थे, क्या इनकी उपेक्षा की जा सकती है? इन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात कोई वही है ना, खेद मैं आया समझ उनकी गया। तरफ? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया मलूक नागर, तेरी गाली मेरी गाली, खेल अब ये हो गया है। और गाली रुकने का नाम नहीं ले रही और जनता भी ताली बजा रही है। कमाल हो रहा है। ये दुख होता है, कभी पीड़ा होती है। संदीप भाई चौधरी चरण सिंह जी के विचारक हैं। गाली कोई भी पार्टी दे, किसी भी को दे, कोई भी नेता किसी दूसरे नेता को दे, एकदम निंदनीय है, स्तर नहीं बिगड़ना चाहिए। एक संदीप भाई मुझे एक बात और कहनी है, जो ये सारे लोग बैठ कर के राहुल गांधी ने परमाणु बम छोड़ दिया, हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे, मेरी प्रार्थना है राजनीतिक परमाणु बम या राजनीतिक हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल कर लें। विदेशों में बैठे हुए लोग हमारे देश के लिए सबसे बड़ी गाली है कि यार वहाँ एक पार्टी, एक नेता दूसरे नेता पे परमाणु बम छोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन बम छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये भी गाली है। तो भारत में ही स्टार्ट हो गया, उसके अंदर ही स्टार्ट हो गया, क्या बात कर रहे हैं। देखिए दूसरा, जो सीटी रवि जो बीजेपी के विधायक हैं कर्नाटक में, उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है हम उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों के लिए सबका साथ सबका विकास, और इस देश के आरएसएस प्रमुख भागवत जी के ये देश बगैर इस्लामिक लोगों के नहीं हो सकता। जब साथ करते हैं तो जो सीटी रवि है वो माननीय प्रधानमंत्री की सोच और मोहन भागवत की सोच के खिलाफ बोल रहे हैं। विजय शाह के बारे में बताइए। निंदा करते हैं। सीटी रवि की तो निंदा कर दी, वो कुंवर विजय शाह अब भी मंत्री कैसे बना हुआ है? हमारी देश की आपके ब्रेव सोल्जर को आतंकवादियों की बहन कह रहा है वो। संदीप भाई, अरे संदीप भाई बोलने तो दो। संदीप भाई आपने ही बोलना है तो हमें क्यों बुलाया यार, बोलने दो ना थोड़ा सा। वो पुराना उस ट्रैक समय चल पड़ा। भी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध जब नहीं पाकिस्तान ट्रैक नहीं चला, बोलने दो प्लीज, आपका भी ट्रैक वही चल रहा है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध चल रहा था, जब ये घटना घटी, इस ट्रैक पे आप ही लेके आए हो। हमने जब भी उनकी निंदा करी थी, पर हम जब एक बात कह रहे थे, पूछो कांग्रेसियों से, ये सवाल वो पूछते थे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, पूछो इनसे संसद के बाहर आके देश की इकोनॉमी क्यों डेड कहते हैं। ये देश के लिए सबसे बड़ी गाली है, इन गालियों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। देश हमारा सबसे पहले है और जो भी गाली दे रहे हैं, पर चुनाव जब आता है, ये चुनाव जीतने का एक जरिया भी बन गया है क्या? दरअसल लोगों को बांटने का तरीका हो गया। 98% नफरती भाषण मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं। ये संयोग थोड़ा हो सकता है मलूक भाई? नहीं, मैं इस बात से
आपकी बात, आपकी जबान, आपके शब्दों से मैं सहमत नहीं हूं कि ये लोग इस तरह की भाषा देते हैं, उन्हें लोग पसंद नहीं करते, या तो उनके टिकट कटते हैं या वो चुनाव हारते हैं। ये कुछ लोग या तो टेलीविज़न पे पॉपुलर होने के लिए या सुर्खी में आने के लिए, और कहीं ना कहीं देश के टेलीविजन भी जिम्मेदार हैं, उनको सुर्खी बना के दिखाएंगे। जो लोगों को टेलीविजन पे बोलना नहीं आता, सजा किसे होती है? गाली पर इनाम ही मिलता दिखता है। कपिल मिश्रा मंत्री बन गए, वो प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, संसद विधानसभा में ही क्या बोल रहे थे जब आम आदमी पार्टी में थे। यहां गाली देकर इनाम पाना नया शगल हो गया है क्या राजनीति का? हमने अपनी बात स्पष्ट करी है, हम इसके पक्षधर नहीं है, और ये डिबेटेबल और सब्जेक्टिव बात है। इस पे एक एक दो दो घंटे बात करी जा सकती है, पर जो गाली दे रहे हैं वो गलत है, या तो उनके टिकट कटते हैं या उनको चुनाव हारते हैं। और जनता से अपील करता हूं, जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, उन्हें चुनाव लड़ने का अगर मौका मिल जाए तो चुनाव जीतने ना दें। ठीक है, आपने ये अपील की, अच्छा किया आज आपने मलूक भाई ये अपील की है। कुछ चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए। पर हम अभी बिहार का जिक्र कर रहे थे और यूपी का तो किया ही, दिनेश प्रताप सिंह का, मनोज राजन त्रिपाठी। राज्यों में सबसे ज़्यादा नफरती भाषण कहाँ दिए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में संख्या थी 242 2024 में, और 2023 में ये सिर्फ 104 नफरती भाषण दिए गए, यानी कि 133% का इजाफा उत्तर प्रदेश में। वहां भी माहौल गरमाया जा रहा है। ये कसारी मसारी क्यों हो रही है गाली की? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए गए। अगर आप गौर करेंगे तो शमशान और कब्रिस्तान का जो मुद्दा था, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके मंच से बोला था, वो उत्तर प्रदेश में ही बोला था। इसके अलावा ये था कि मुसलमानों को ज्यादा बिजली दी गई है और हिंदुओं को कम बिजली दी गई है। ये एक ऑडिट रिपोर्ट से निकालकर ये भी भारतीय जनता पार्टी के मंच से दिया गया था। सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, उस वक्त आप ही स्टूडियो में थे और मैं फील्ड पे था। मायावती ने 2000 के नोटों की माला पहनी रैली में, बहुत जबरदस्त तौर पे। हमने उसका कवरेज किया, आप भी थे सामने। ठीक अगले दिन मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के हमें लगा शायद सफाई देंगी, लेकिन उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक नोटों की माला पहनी, और नोटों की माला पहनने के बाद दिखाया कि अब हम फूलों की माला नहीं, नोटों की ही माला पहनेंगे। मुझे आज तक याद है, आपने मुझसे सवाल किया कि नोटों की माला दोबारा क्यों पहनी, तो मेरा सिर्फ इतना जवाब था कि ये मायावती का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो आभूषण, बर्थडे, नोटों की माला, इन सब में सबको उलझा कर रखना चाहती है, ताकि आम चीजों पर, सड़क, पानी, बिजली, बेरोजगारी, इन सब चीजों पर ध्यान न जाने पाए। अब आता हूं इस बात पे। अब इसी तो ये प्रोफेसर रविकांत कह रहे थे, नहीं जी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, तो उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। मेरे को थोड़ा फैंटास्टिक लगा उनका ये एक्सप्लेनेशन। जी जी, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अब मुद्दों पर बात होगी नहीं, एक किसी को चोर कहेगा, दूसरा किसी को जर्सी गाय कहेगा। दिनेश प्रताप सिंह ने सूप नखा से लेके और चोर दादी का नाती टाइप का बोलना शुरू कर दिया। वो दिनेश प्रताप सिंह ये नहीं बता सकते कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, कि जो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा है वहां से, रायबरेली से, वो चिट्ठी वो मुख्यमंत्री को नहीं लिख पाए। वो चिट्ठी उनको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लिखनी पड़ी, क्योंकि उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री के दरबार में उनकी सुनवाई नहीं होगी। तो ये भाजपा की सिर्फ उठौल यहां दिखती है। लेकिन नंबर वन, आपने सबसे अच्छी बात कही कि इनाम पाने का जो तरीका है वो वही हमारे दर्शक हैं मनोज रवि यादव, वो कह रहे हैं गाली कांड पार्टी प्रायोजित होता है, क्योंकि पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती। रमेश बिधूड़ी याद है हमें, हालांकि उनका बाद में टिकट कट गया जी, कि जी गाली के चलते टिकट कटा, या वजह कुछ और थी। बाकी तो लोग जस के तस बने रहते हैं, और ये बीजेपी नहीं है, कांग्रेस पे भी लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब यहाँ पर गायत्री प्रजापति को खनन एक बलात्कार के मुद्दे में जेल भेजा जा रहा था, वो चुनाव का दौरान था। उस दौरान एक पीआर एजेंसी ने अखिलेश यादव से भी कहा कि आज गायत्री प्रजापति का खनन तेजी से चलेगा तो चुनाव में आपका प्रचार डाउन होगा। तो पीआर एजेंसी ने जो उनको बताया, वो बयान अखिलेश यादव ने दे दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात के गधों की तरफ नजर ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है,
उत्तर प्रदेश में रहिए, यहां आकर देखिए एक बार। तो ये पीआर एजेंसी के कहने पे किया था। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव को टोटी चोर क्यों कहा हर बार? क्या वो गाली नहीं थी? एक 7 साल की सरकार गुजर चुकी है और आप अखिलेश यादव को आज भी पूरा उनका आईटी सेल, पूरे उनके मतलब कोई मुख्यमंत्री टोटी ही लेकर जाएगा, आरोप भी लगाना है, कोई गंभीर आरोप लगा दिया जाए। क्या वो गाली नहीं थी? मैंने गाली सुनी सर, जब टीवी नहीं हुआ करता था, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, कैसे मायावती को गाली दी गई बिल्कुल थी। मैंने गाली सुनी थी जब 90 के दशक में विधानसभा के अंदर पेपर वेट और माइक चले थे, तब कैसे गाली दी गई थी। वो गालियां सुनी है मैंने, लेकिन तब टीवी नहीं था। अब गाली को एक मुद्दा बनाकर सारी चीजों को विषयांतर कर देना, सारी चीजों को विषयांतर किया जा रहा है क्या अभय दुबे? गाली कोई मुद्दा हो सकता है और जनता भी ताली बजा रही है। दरअसल जनता भी इस खेल में मजा लेने लगी है क्या? संदीप जी, भारतीय राजनीति का और दुनिया में दूसरी जगहों पे मॉडल जो है वो एडवर्सरियल है। लोग एक दूसरे को कहते हैं ये हमारे खिलाफ है, हम इनके खिलाफ हैं। इसमें एक सीमा के बाद में एक दूसरे को गाली देने का प्रलोभन रहता है हमेशा। दो ऐसे पक्ष होते थे पहले, जैसा आपने कहा, वो लक्ष्मण रेखा खींचते थे। एक तो पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व लक्ष्मण रेखा खींचता था, खुद नहीं गाली बकता था और दूसरों को गाली देने से रोकता भी था। मतलब एक सीमा। अटल बिहारी वाजपेयी उसके जीता जागता बहुत से लोग हैं। आप जयप्रकाश नारायण के सामने कोई भी अपशब्द कहते थे तो वहीं तो रोक दिया करते थे। हालत ये थी कि अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करता था, खाना भी गलत तरीके से खाता था, तो उसको भी समझाते थे। ये हालत थी उनकी। डॉक्टर लोहिया को आप देख लीजिए, वो जयवीर अहलावत है हमारे दर्शक, महमवासी हैं, वो कह रहे हैं नेताओं के गिरते भाषा स्तर को देखकर लगता है कि गाली की प्रतियोगिता चल रही है जिसे शीर्ष नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त है। जी। और दूसरा पक्ष था मीडिया, बड़ा मीडिया, अखबार। वो लोग भी गाली को हतोत्साहित करते थे और गाली देने वालों से जवाब तलब किया करते थे। अब क्या है, न तो शीर्ष नेतृत्व वो फिल्टर लगाने का काम कर रहा है और मीडिया भी फिल्टर नहीं लगा रहा है। मीडिया बटा हुआ है। एक मीडिया पूरी तरह सरकारी, दरभंगा में जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, वो किसी भी तरीके से टॉलरेबल नहीं हो सकता है। सभ्य समाज में ऐसी भाषा का कोई विमर्श या कोई जगह नहीं हो सकती, पर वो एक तरफा बाकी और क्या कहा गया वो सब खा गया मीडिया, वो बताना भूल गया। जिन्हें प्रधानमंत्री का समर्थन करने का शौक है, उनको केवल प्रधानमंत्री की मां को दी गई गाली ही याद आती है। उनको सुरेंद्र राजपूत की मां को दी हुई गाली का कभी वो जिक्र ही नहीं करते। तो ये एक बड़ी समस्या है ना। ये विधवा कहना या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ना ये विमर्श करना है तो पूरा कीजिए। आपने जो लक्ष्मण रेखा की बात कही है, उस लक्ष्मण रेखा का एक और पहलू है कि राजनीतिक आलोचना, तीखी राजनीतिक आलोचना, जिसका भी हमारे ये गालियां, भड़काऊ बयान चर्चा में आने का जरिया भी बन गए हैं क्या? मुकेश राठौर पूछ रहे हैं हमारे दर्शक। बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं। और दूसरे ये है कि आपने कहा ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले भी ये समस्या थी, लेकिन इस हालत में नहीं थी समस्या। ये हमेशा ही समस्या रही है, लेकिन ऐसी नहीं थी। ऐसी क्यों है कि आपने अभी आंकड़े गिनाए, उसके अंदर 98% जो वक्तव्य, 98% वक्तव्य जो है वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो एक पार्टी ने अपनी राजनीति का मुख्य केंद्र ही इसको बना लिया है कि वो लगातार ये बोलती रहेगी। ये एक पार्टी का ज्यादा पुट है या दोनों तरफ से? नहीं, हो रहा है? ये मुसलमानों के खिलाफ एक ही पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे रावण और न जाने जहरीला साहब क्या शब्द इस्तेमाल किए? वो 2% में आता है। 2% और 98% में बहुत फर्क है भाई। देखिए, वो 2% और 98% फर्क है। और खुद प्रधानमंत्री भी अपने ऊपर संयम नहीं रख पाते इस बात के लिए। इसीलिए उन्होंने 109 गालियों की फेहरिस्त गिनवाई थी कर्नाटक के चुनाव में। नहीं, वो 2% में आता है। मैं फिर से कह रहा हूं, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाषण दे रहे थे, तो एक एंकर द्वारा उनसे सवाल पूछवाया गया कि आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, कभी हो ही नहीं सकता। ये क्यों सवाल पूछा गया, क्यों ये जवाब दिया गया? क्योंकि वो इस बात की सफाई देना चाहते थे। एक तरफ सफाई देते रहेंगे और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक विरोधी प्रचार भी करते रहेंगे। असलम आरिफ है हमारे दर्शक, अलीगढ़ वासी, वो कह रहे हैं राजनीति का स्तर काफी गिर गया है, तभी कोई शरीफ आदमी अपने बच्चों को नेता बनाने की सोचता भी नहीं है। थोड़े आदर्शवादी हो रहे हैं मुझे लगता है। सारे शरीफ आदमी अपने बच्चों को नेता बनाने के बारे में सोचते हैं। थोड़े ज्यादा आदर्शवादी हो रहे हैं। जिसको मौका मिलेगा वो बनाएगा, जिसको मौका मिलेगा वो खुद बनेगा। ये बात नहीं है। थोड़े आदर्शवादी हो रहे हैं। राजकुमार बाटी, आप भी मुस्कुराने लगे इस सवाल को देखकर। नहीं, देखिए, मैं तो ये बात बहुत बार बोलता हूँ,
व्यक्तिगत बातचीत में भी और भाषणों में भी कि राजनीति बहुत पवित्र कार्य है, सेवा कार्य है। राजनीति से अच्छा कोई काम नहीं है अगर आदमी सही से करे तो। और ये जो लोग सोचते हैं कि राजनीति केवल खराब लोगों के लिए है, वो राजनीति के स्तर को और बिगाड़ना चाहते हैं। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को, दार्शनिक लोगों को, शालीन भाषा जिनकी हो, जो अनुशासन में रहें, ऐसे लोगों को ही राजनीति को बहुत ज्यादा जरूरत है। आखिरी सवाल अभय आपके लिए। संजय बंसल हैं, वो कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व यदि अपनी भाषा को संयमित रखे तो छोटे नेताओं की हिम्मत नहीं होगी, उनकी औकात नहीं होगी। देखिए, फिल्टर दो जगह से आना चाहिए राजनीति के लिए, चुनावी राजनीति के लिए, खासतौर से दलगत राजनीति के लिए। एक आना चाहिए शीर्ष नेतृत्व की तरफ से और दूसरा आना चाहिए मीडिया की तरफ से। निष्पक्ष फिल्टर ये लग जाएगा तो जो समस्या है वो मेरे ख्याल से काफी हद तक दूर हो जाएगी। फिल्टर में वो कचरा आ जाता है ना, गाड़ियों में कचरा आता है, गाड़ी फिर रुक रुक के चलने लगती है। वो शीर्ष नेतृत्व में भी, सभी राजनीतिक दलों में और मीडिया में भी वो कचरा आ गया है क्या फिल्टर में? निकाल पाएंगे क्या हम? सोचिए इस बारे में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।